नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ बदल रही है लोगों की सोच। बदलते दौर के साथ गैर जरूरी हो चुके पुराने कानून भी बदले जा रहे हैं और इसी नई सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने शब्दों और वाक्यों को बदल दिया है। मतलब ये कि अदालतों की डिक्शनरी भी बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई हैंडबुक जारी की है जिसमें कार्रवाई के दौरान महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने शब्दों को हटा दिया गया है। उन पुराने शब्दों की जगह नए शब्दों और वाक्यों को जगह दी गई है और इस बदलाव के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता की परंपरा चली आ रही थी। कोर्ट का मकसद ये बताना है कि रूढ़िवादिता क्या है और इससे क्या नुकसान होता है, ताकि कोर्ट महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद भाषा के इस्तेमाल से बच सके। यानी ये लैंगिक भेदभाव पर सुप्रीम प्रहार है। मगर बड़ा सवाल यही है कि क्या शब्दों से समानता आएगी? इन सब मुद्दों पर आज हम अपने तमाम खास मेहमानों के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बदला है, नई डिक्शनरी में क्या है और क्या इसके पीछे की सोच है, वो समझते हैं। ये वो हैंडबुक है जिसमें बताया गया है कि अदालत की कार्यवाही के दौरान किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक दिन पहले ये हैंडबुक जारी की। करीब 40 पुराने शब्द और इतने ही वाक्यों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस हैंडबुक से हटा दिया है। कोर्ट की कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली इस नई हैंडबुक में अफेयर की जगह पर शादी के इतर रिश्ता, अनवेड मदर की जगह केवल माँ, ईव टीजिंग की जगह स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट, हाउसवाइफ की जगह होम मेकर, वफादार पत्नी, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी की जगह वाइफ, भारतीय महिला या पश्चिमी महिला की जगह महिला के जैसे वाक्य या शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस हैंडबुक में हटाए गए आपत्तिजनक शब्दों की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं। अब इस नई हैंडबुक को वकील और जजों को अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा। जहां तक ये फैसले सुनवाई के समय, किसी भी मामले की सुनवाई के समय वकील अपनी दलीलों में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जज अपने फैसले में नहीं कर सकते हैं या आदेश में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा ये हम लोगों पर भी लागू होता है कि हम इसके रिपोर्ट करते समय इन तमाम चीज़ों से बच कर रहेंगे। जो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो गाइडलाइन दी है, उसका पालन करना है। अब इसमें आप देखिए तो 40 से ज़्यादा शब्दों और शब्द समूहों को कोर्ट ने शामिल किया है, जिसमें कानून के जानकार यानी जस्टिस गीता मित्तल और कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने, और महिला विदुषियां हैं जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, उन्होंने ये सारी शब्दावली तैयार की है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों के इस्तेमाल से बचना है। अदालतों के अलावा आम पब्लिक को भी ध्यान रखना होगा कि इन शब्दों से परहेज किया जाए। नई शब्दावली की चर्चा चारों ओर है और लोग इसे एक सराहनीय कदम बता रहे हैं। असल में अदालत ने पुरानी शब्दावली को लैंगिक रूढ़िवादी बताया था। यानी इस हैंडबुक के जरिए लैंगिक समानता के तहत न्यायिक फैसले लिए जाने पर जोर दिए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये महसूस किया कि जो हम व्यवहार में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर्स में होता है या वकील लोग अपनी पिटीशंस में इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए, जो लो एस्टीम है, उनको दूसरे शब्दों से बदला जाए। तो एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, क्रांतिकारी कदम है उस एंगल से कि हमारे सोच में ही फर्क आए। तो ये एक बहुत प्रोग्रेसिव हैंडबुक उन्होंने निकाली है, मेरे हाथ में है, 30 पेज है ये, और इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स को अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने उसका डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट वर्ड यूज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बताया कि ये हैंडबुक जागरूक करने के लिए बनाई गई है। इस हैंडबुक को तैयार करने का मकसद किसी फैसले की आलोचना करना या संदेह करना नहीं है। इसमें जो एक तरीके से जो वैचारिक तौर पर जो बदलाव आएगा वो एक पॉजिटिव है टुवर्ड्स रिस्पेक्ट टू द विमेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचने में, अगर हम सोचने में ही अपने को बदलेंगे और एक तरीके से रियल सेंस में महिला की एक इज्जत करने की कोशिश करेंगे तो ये सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बना सकता है। इस कानूनी शब्दावली के बारे में बताया जा रहा है कि उसे 3 महिला जजों ने बनाया है। समाज तेजी से बदल रहा है, लेकिन उसी तेजी के साथ समाज की सोच बदलनी भी जरूरी है। इसी मकसद से ये नई हैंडबुक बनाई गई है।
दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी आज की चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हैंडबुक देश की सभी अदालतों में लागू होगी या फिर नहीं? क्या हैंडबुक की शब्दावली को न मानने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? असल में इस हैंडबुक का मकसद क्या है? क्या इससे समाज में जेंडर इक्वालिटी लाने में मदद मिलेगी? इस हैंडबुक का अदालत में इस्तेमाल किस तरीके से होगा और अदालतों में रोक से क्या आम जनजीवन में उन शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक लग पाएगी या फिर नहीं? और क्या सिर्फ शब्द बदल देने से सोच बदलेगी? तमाम खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का परिचय मैं करा देती हूं। संजय चड्ढा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रज्ञा पारिजात जी इस वक्त हमारे साथ हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। और प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट। आप सभी के पास आऊं उससे पहले एक सवाल मेरे से होगी, क्योंकि संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अदालत की तमाम कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो आदेश है, जो नई हैंडबुक है, क्या हम ये माने कि ये तमाम अदालतों में, देश की तमाम अदालतों में इसका इस्तेमाल होगा? यानी इसी हैंडबुक के जरिए अब शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा सभी अदालतों में? इसमें अदालतों ने साफ कर दिया है कि सुनवाई करते समय या फिर दलीलें देते समय इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। 43 से ज्यादा शब्द हैं और लगभग इतने ही वाक्यांश हैं यानी वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये मुझे लग रहा है कि मोरली, नैतिक रूप से हम लोगों पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है। हम भी पब्लिक फिगर हैं और जनता को जनता की बातें कानून की भाषा में समझाते हैं, लिहाजा इन शब्दों के इस्तेमाल पे हमें भी परहेज रखना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट ने बोला कि न्यायिक सेवा और न्याय शास्त्र और न्यायिक पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए सारे लोगों को इस पर संयम बरतना चाहिए, संयम रखना चाहिए। लिहाजा इस तरह के शब्द जो महिलाओं की गरिमा का ख्याल नहीं रखते, महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, उन शब्दों पर रोक लगाने की बात कही गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि महिलाएं निर्णय लेने में मजबूत नहीं होती हैं और मर्दों के खिलाफ वो कमजोर होती है, मर्दों के मुकाबले कमजोर होती है। इन तमाम चीजों पर बात की गई है और ये सारी चीजें, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई आदमी रेप पीड़िता से विवाह करने को तैयार हो जाता है तो वो रेप पीड़िता का जो उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की मानसिकता लोगों को दुरुस्त करने की जरूरत है। साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जो महिला विवाद हुई, उनका ये कहना था कि इसके कुछ उपबंध, कुछ हिस्से उस पर उनको आपत्ति है जिसमें अगड़ी जाति के लोगों का, पिछड़ी जाति या दलित वर्ग की महिलाओं का शारीरिक शोषण, यौन शोषण करने की बात कही गई है। उसमें जो प्रावधान है उसे लेकर उन्हें आपत्ति है। तो हो सकता है कि महिला वकीलों का एक वर्ग इस जो गाइडलाइन है, इस हैंडबुक के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे और इस बदलाव की बात करे। लेकिन कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बिना विवाह के, पुरुष और स्त्री बिना विवाह के अगर साथ रहते हैं और उससे उनकी संतान उत्पत्ति होती है तो उसको बास्टर्ड नहीं कहा जाएगा। साथ ही बिन ब्याही माँ को भी उसके लिए शब्दावली तय की गई है, कहा जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आमतौर से इस्तेमाल नहीं करते और सार्वजनिक मीडिया पर तो हम ऐसे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इसको न मानने वालों पर क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई का प्रावधान भी है? संजय जी, ये भी बताइए जरा। तो इस गाइडलाइन में क्या है? न मानने वालों पर क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई का प्रावधान भी इसमें रखा गया है? उपबंध बनाए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि एक तो शब्द है जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, दूसरे कुछ वाक्य या वाक्यांश है जिसका इस्तेमाल नहीं होगा, तीसरे पूर्वाग्रह से संबंधित चीजें हैं। जो आदमी पहले से महिला के प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित होता है तो लिहाजा उन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है, उसकी बात कही गई है। परिस्थितियों की बात है कि किस परिस्थिति में कैसा होगा, तो इस पर यह कहा गया है कि इस परिस्थिति का प्रीजुडिस नहीं होगा, यानी पहले से पूर्वाग्रह ग्रस्त नहीं होगा इंसान। और इनका ध्यान ये रखने के लिए कहा गया है कि दलीलें देते समय, आदेश या फैसले लिखते समय और इसके साथ ही हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि इसकी रिपोर्टिंग करते समय भी हमें इस तमाम चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यानी इन शब्दों शब्दावलियों से बचना चाहिए। लेकिन जहां तक आपत्ति की बात, संजय जी,
संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। वापस अपने खास मेहमानों की तरफ आएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल सीधे तौर पर मेरा संजय चड्ढा जी आप ही से है, क्योंकि ये जो हैंडबुक आई है इससे कहीं ना कहीं सोच ये दिखती है कोर्ट की कि समाज में बदलाव की जरूरत महसूस हुई और वो बदलाव आना चाहिए और वो बदलाव कोर्ट के जरिए ही आ सकता है और इसीलिए इस तरह की हैंडबुक जारी की गई है। क्या इस हैंडबुक का इस्तेमाल देश की तमाम अदालतों में हर जगह पर होगा? जरा स्पेसिफिकली सर मैं जानना चाहूंगी आपसे। संजय जी बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर कोई भी जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनसे बाकी सारी कोर्ट्स बाइंड होती हैं, हाँ। उसी प्रकार से ये जो पत्रावली, ये जो हैंडबुक जिसे स्पेसिफिकली कहा गया हैंडबुक फॉर जजेस, वो पूर्णतः पूरे भारत के न्यायालयों पर लागू होगी। न केवल न्यायालय बल्कि जो जुडिशरी से जो भी लोग लाइक लॉयर्स आर ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो वो भी इससे बाध्य होंगे और उसको फॉलो करेंगे। अब ये आपको ये चीज बहुत अहम है, एक लॉ की आवश्यकता क्यों होती है जी। एक जब भी हमें कोई लॉ बनाते हैं, कोई भी लॉ बनता है वो सोसाइटी की नीड्स को केटर करता है। हम लोग एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं। अभी आपने पिछले कई जजमेंट्स देखे होंगे, फ्रॉम Jallikattu to all those judgments. I don't want to mention the names of those judgments. लेकिन हमने ये देखा कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। खास तौर से जो महिलाएं हैं उनके लिए ये जो जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल होता हमने देखा है अभी तक न्यायालयों में, पत्रकारिता में या लॉयर्स के द्वारा, और उन तमाम जगहों पे हम इन शब्दों का जिनका उल्लेख 2 जजेस और एक प्रोफेसर ने मिलकर ये हैंडबुक बनाई है। एक तो हमारी दिल्ली हाई कोर्ट से हैं प्रतिभा जी, और मौसमी जी हैं कलकत्ता हाई कोर्ट से, और प्रोफेसर सेन, इन तीनों ने मिलकर ये बनाई है पत्रावली कह रहा हूं, बल्कि हैंडबुक इज द राइट वर्ड। हाँ। वो बनी है और उसका पालन संपूर्ण भारत में होगा, सभी को करना होगा। बिल्कुल प्रज्ञा जी, सोच बहुत अच्छी है। सोच ये भी है कि समाज में बदलाव आए, सोच ये भी है कि महिलाओं के प्रति जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं, जो सोच है उसको बदला जाए, रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाए, और शायद इसीलिए स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि बाकायदा डिक्शनरी के तौर पर वो तमाम शब्दों को मेंशन किया गया है। लेकिन लगता है कि क्या इससे समाज में बदलाव आएगा? देखिए मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत जरूरी है। सेकेंडली हमें ये समझना पड़ेगा एक चीज की मैं यहाँ क्लैरिटी भी देना चाहूंगी कि ये जो हैंडबुक रिलीज हुई है ये एक गाइडलाइन है और एज ऑफ नाउ कोई लॉ नहीं है जो ये कहता है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए कोई दंड है। हाँ, मैं रोकूंगी आपको प्रज्ञा जी वापस से, क्योंकि ये सवाल मैं अपने सहयोगी संजय शर्मा जी से भी जानना चाह रही थी। यानी ये है कि ये सिर्फ एक हैंडबुक है, कहा गया है कि आप इसको मानिए और अगर आप नहीं मानते तो किसी तरह की कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं है इस पे। एब्सोल्युटली। जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है प्रेफर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो एग्जिस्टिंग बोलचाल की भाषा जो कानूनी लिटिगेशंस पिटिशंस में यूज होती है उस लैंग्वेज की जगह एक्सपेक्ट किया गया है कि अब आप इन उचित शब्दों का उपयोग करेंगे ताकि जो एक कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं औरत के एट्रीब्यूट्स के लिए, जो उसको और ज्यादा मैग्नीफाई करके उसकी इंटेंसिटी बताते हैं, जो एक नॉर्मल तरीके से चले आया है, जैसे कि स्पिंस्टर बोला जाता है यदि अविवाहित महिला है, या वर्जिन महिला का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें कोर्ट एक्सपेक्ट करता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप वर्जिन शब्द का या आप स्पिंस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, वहां आप एक सिंपली अनमैरिड वुमन कर सकते हैं। तो जो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स एडजेक्टिव्स औरतों के प्रति यूज किए गए थे उसमें सीजीआई ने जो ये हैंडबुक रिलीज की है, मैं मैम ये चीज आपको बताना चाहूंगी कि उद्देश्य क्या है इस हैंडबुक का। यदि आप इसका ऑपरेटिंग पोर्शन पढ़ेंगी तो ये कहती हैं कि सबसे पहले हमें समझना ये क्यों जरूरी है कि स्टीरियोटाइप्स, इसको बोला गया है कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मानसिकता है उससे कॉम्बैट किया जाए। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसी मानसिकता क्यों रही है, ऐसी रूढ़िवादी सोच क्यों रही है। नंबर 2 कि ये जो रूढ़िवादी सोच है इसने जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे, यानी आज तक के जो केस लॉज जो आए हैं उस पे क्या इम्पैक्ट डाला है। तीसरा, कौन से ऐसे लैंडमार्क जजमेंट जिसकी वजह से इन मानसिकताओं से
दूर रहने के लिए एक अदद कदम उठाया है जुडिशरी ने। इस तरीके से एक बहुत ही होलसम ये हैंडबुक का पैकेज आया है। अब ये बहुत जरूरी है हमें यहाँ पे बताना कि उसमें उन्होंने कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है कि ऑल्टरनेटिवली ये प्रेफर्ड लैंग्वेज है जो आप यूज कर सकते हैं। न सिर्फ ये, इसके अलावा एक कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। हम लिटिगेटर्स, हम रेगुलरली कोर्ट में जाते हैं, जैसे बहुत अच्छी चीजों का चयन किया गया है। वो कहते हैं वुमेन आर ओवरटली इमोशनल, इलॉजिकल एंड कैन नॉट टेक डिसीजन। अविवाहित महिला है, वो अपने जीवन में सही डिसीजंस नहीं ले सकती। औरतें बहुत पैसिव होती हैं, औरतें बहुत इलॉजिकल होती हैं, औरतें वीकर सेक्स हैं। ये एग्जिस्टिंग स्टेरियोटाइप्स चले आ रहे हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसलिए कोर्ट ने ये कहा है, जो रियलिटी है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि औरत जो है वो वीकर सेक्स है, कि औरत पैसिव है, कि अनमैरिड औरत डिसीजन नहीं ले सकती है अपने लिए। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वन क्लास फिट ऑल अप्रोच को हम लेकर चले। बिल्कुल प्रज्ञा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका जी भी हमारे साथ है, क्योंकि हमारा पूरा लंबा शो, मैं चाहूंगी कि प्रियंका जी को भी साथ ही इंक्लूड कर लिया जाए। मकसद कहीं ना कहीं साफ है कि जिस तरीके की शब्दावली अभी तक इस्तेमाल हुई है उसको कहीं ना कहीं बदला जाए, औरत को इक्वल स्टेटस दिया जाए और समाज इस बात को समझे कि औरत की उतनी ही वैल्यू है। उस सोच को बदलने की कोशिश है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है प्रियंका जी, अदालती कार्रवाई की शब्दावली में इस तरह के चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन जब तक ग्राउंड पर, जब तक समाज में वो चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक मेरे ख्याल से औरत को उतना इक्वल स्टेटस नहीं मिल पाएगा। हालांकि अभी भी हम अगर दूर दराज के इलाकों में देखें तो वहां पर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है, और क्या वहां पर भी चेंज लाने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल जरूरत है, और बदलाव तो समय का मांग होती है और हमेशा बदलाव होते ही रहना चाहिए, चाहे समाज हो चाहे आप कहीं भी। आप देखिए, जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे, पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, हमारे देश को पुरुष प्रधान देश माना जाता है, लेकिन आज काफी हद तक स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी बहुत बदलाव आने जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने बहुत अच्छी पहल की है, कम से कम मानसिकता बदलने से। देखिए, किसी भी क्राइम को, कोई भी आप क्राइम देख लीजिए, उसको बदलने में सबसे पहले समाज का हाथ होता है और आपकी मानसिकता का हाथ होता है। तो जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, हम लोग सरकारों को दोष नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ कानून को दोष नहीं दे सकते हैं, प्रशासन को दोष नहीं दे सकते हैं। हम सबका कंट्रीब्यूशन है एक अच्छे समाज को बनाने में। और इस तरह की अगर मानसिकता हम बचपन से अगर अपने बच्चों को समझाएं, और अगर कोर्ट भी इस तरह से स्ट्रिक्टनेस दिखाए, अभी हालांकि कानून नहीं बना है, पर धीरे धीरे जब इतनी सोच आई है कि इस तरह के शब्द ना यूज किया जाए महिलाओं के प्रति, क्योंकि आपने देखा होगा अगर बलात्कार होता है तो बलात्कार एक बार नहीं होता, बार बार बलात्कार होते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं महिलाओं के साथ, इस तरह की अभद्र लैंग्वेज यूज होती है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो केस विड्रॉ कर लेती हैं। आज भी बहुत सारी महिलाएं हमारे पास ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि नहीं नहीं, हम लोगों को थाने नहीं जाना है, हम लोगों को कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर और ज्यादा आपका चरित्र को गिराया जाएगा, आपके ऊपर लांछन लगाए जाएंगे। तो अगर इस तरह की सोच अगर कोर्ट दिखाता है और जजेस और वकील जो हैं वो महिलाओं के प्रति थोड़ा सम्मान और उस तरह से सम्मान की भाषा को इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी एक सपोर्ट मिलता है और समाज में भी एक मैसेज जाता है। प्रियंका जी, आप एक समाज सेवी हैं, आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया कि आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिसीजन है, जो कोर्ट का डिसीजन है शब्दावली बदलने का, ये आपको लगता है कि कोई चेंज लेकर आएगा? देखिए, बिल्कुल, अगर आप समाज के अंदर, हम भी अगर कहीं जाते हैं या कुछ है, तो हम लोग भी एक एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए कोर्ट में, और आप सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की चीजें ला रहा है तो आप सोचिए महिलाओं के प्रति वो सम्मान दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि काफी महिलाएं ऐसी हो जाती हैं, वो डिमोरलाइज हो जाती हैं, कहते नहीं कुछ नहीं होगा, बहुत सारे टाइम तक केस चलेगा, 6 साल केस चल जाएगा, 7 साल, लेकिन क्या होगा, कुछ नहीं होता, अभी भी सोच वैसी की वैसी है। आप थाने में चले जाइए, आपकी आज भी मैं कहती हूँ, देखिए जमीनी तौर पर बहुत सारी चीजें आप कानून तो बना देते हैं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तब तक कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो संजय जी, किस तरीके से कोर्ट में इसका इस्तेमाल होगा, इस हैंडबुक का? देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका इस्तेमाल कोर्ट और उसके कोर्ट के जितने भी साथ हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लॉयर्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो ये जब भी किसी भी तरीके से, जैसे कि एक मैं उदाहरण देता हूं कि किसी व्यक्ति ने पुनः कहा कि वो मिस्ट्रेस है लड़की, जो कहना नहीं चाहिए उसको, तो उसी वक्त जज वहां पे उनको टोकेंगे कि आप यू आर यूजिंग द रॉन्ग टर्म, प्लीज डोंट
यूज, इवन द अदर साइड काउंसिल कैन से, दूसरा व्यक्ति भी कह सकता। तो इस तरीके से हम लोग परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे। ऐसे स्लोली ग्रेजुअली चेंज आएगा। कोई भी चीज, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एंड आई एम वेरी मच एग्रीड विद व्हाट प्रियंका जी वाज सेइंग। प्रियंका जी ने कहा कि धीमे धीमे हम लोगों को आगे बढ़ना है, और हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने खुद चेंज देखे, हमने देखे हैं चेंजेस, लेकिन अभी एक बहुत पहाड़ जैसी और चढ़ाई है जिसको भी चढ़ के और जीतना है। तो मेरा मानना यह है कि ये एक वेलकम स्टेप है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे अहम बात है, अगर ये चीजें, वो दिन भी दूर नहीं है अगर ये पुनः इस तरह की कोई व्यक्ति, लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम शायद एक कानून भी आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की हैंडबुक और इस तरह के एक जागृत करना, जिन लोगों ने इन शब्दों को इस्तेमाल करना है, उन लोगों को इस तरह के चीजों से जागृत किया जा रहा है कि इसको मत करो, आप ऐसे शब्दों का बिल्कुल। हम एक अवेयरनेस के तौर पर आप कह रहे हैं कि हम इसको देख सकते हैं कि ये जो हैंडबुक आई है एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल, अच्छी सोच के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर आगे बढ़ता है, वकीलों को इस तरह के आदेश होते हैं, कोर्ट में इस शब्दावली पर बैन लगता है, तो कहीं ना कहीं समाज में हम कह सकते हैं, आपका भी ये कहना है कि चेंज आएगा। लेकिन वापस प्रज्ञा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब शुरुआत तो कर दी, शुरुआत एक अच्छी है, सकारात्मक है, और हर किसी का, चाहे वो एडवोकेट फ्रेटर्निटी हो या फिर मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, हम लोग को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अब जो कोर्ट की तरफ से शब्दावली है, आप कोशिश कीजिए कि उसका इस्तेमाल करें। यानी समाज में चेंज लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इस पर भी एक कानून की जरूरत है? और दूसरी बड़ी बात, जो अभी तक की शब्दों की डिक्शनरी आई है, इसमें ऐसे बहुत सारे और शब्द है शायद जिनको एड ऑन करने की जरूरत है। क्या आगे इसकी जरूरत महसूस होती, लगती है आपको? बिल्कुल मैम, मुझे लगता है बड़ा ही वेलकम स्टेप है। बेबी स्टेप से ही शुरुआत होती है। जैसा कि आपने कहा कि कानून लाने की जरूरत है, मुझे लगता है एकदम कानून लाने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग जो ड्राफ्ट चले आ रहे हैं, जो पिटिशंस चली आ रही हैं, जिस पे ड्राफ्टिंग करके हम कोर्ट में अपनी याचिकाएं फाइल करते हैं, जिस पैटर्न पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्पेशली ऑन दोज केसेस जहां पे जेंडर रिलेटेड अगर हमारा कोई वो है, यूजुअली अगर आप देखेंगे कि पहले रेप शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, बोला गया है कि आप सेक्सुअल असॉल्ट वर्ड यूज करिए, पहले वर्ड रैविश यूज करते थे। तो ये सब वर्ड्स इतने ज्यादा ग्लोरीफाई और एडजेक्टिव जिस तरीके के यूज किए गए हैं एग्जिस्टिंग तरीके से, वो ऑलरेडी एक ट्रॉमेटाइज महिला को फर्दर ट्रॉमेटाइज करते हैं। बात ये है कि क्या इस चीज के प्रति कोई एक कानून आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सच में लोगों को इन वे इंसेंटिवाइज करे जो इस चीज को कर रहे हैं, और पीनलाइज करे उन लोगों को जो गलत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत जब प्रोसिक्यूशन क्रॉस एग्जामिनेशन का समय आता है, तो एक महिला जो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, जो परेशान है, यदि उसका बयान लिया जा रहा है और वहां पे उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है कि आप तो किसी की रखेल हैं, यानी कि आप किसी की मिस्ट्रेस हैं, तो कहीं ना कहीं या वर्ड प्रोस्टिट्यूट्स, इन सब वर्ड्स का बड़ा ही आम तौर पे चलन है। यदि इन शब्दों को हटा दिया जाए और एक सही तरीके से किसी से बात होती है, तो कम से कम महिला को संबल मिलेगा कि वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से कोर्ट के सामने रख पाए। और इन शब्दों को देखिए, कहते हैं द ऑनर ऑफ अ वुमन लाइज इन हर, लाइक आप औरत, सारी गालियां औरतों के नाम पे बनी हुई हैं, तो औरत को जो ऑनर से जोड़ दिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सुप्रीम कोर्ट का मानसिकता बदलने के लिए, कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये आएगा कि औरत और ऑनर दो अलग चीज है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, और आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करके उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी की है जिसमें शब्द बताए गए हैं कि महिलाओं के प्रति किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और उनकी जगह आप किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोच इसके पीछे यही है कि महिलाओं के प्रति जिस तरह की सोच है उसको बदला जाए और जेंडर इक्वालिटी लाने की कोशिश हो रही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय चड्ढा जी हमारे साथ है, प्रज्ञा जी हमारे साथ है और साथ ही साथ प्रियंका जी हमारे साथ। प्रियंका जी, कोशिश ये भी है कि जेंडर इक्वालिटी समाज में लाई जाए। आप जिस तरह के केसेस से निपटती हैं, जिस तरह से लोग आपके पास आते हैं जो केसेस लेके, आपको लगता है कि ये एक पहल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, ये उसमें बदलाव लाएगी समाज में? देखिए, बिल्कुल बदलाव लाएगी। और महिलाएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होती हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे राजनीति ले लीजिए या किसी और फील्ड में देख लीजिए, अगर शारीरिक प्रताड़ना से ज्यादा मानसिक प्रताड़ना होती है, और इस चीज को आपको अगर किसी महिला को तोड़ना है तो आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कीजिए कि वो पहले ही समाज में अपने आप को
आइसोलेट कर ले और अपने जो केसेस होते हैं या कोई लड़ाई होती है उनसे वो विड्रॉ कर ले। तो इस तरह की जो सोच है आज भी हमारे समाज में, उसको हमें खत्म करना है और उसमें ये सबसे बड़ी पहल है। और जब कोर्ट और जो जजेस हैं वो इस चीज का रेस्पेक्ट करेंगे तो अपने आप ही जो इस तरह के क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज प्रियंका जी, क्योंकि आप डेली लोगों से मिलती हैं, केसेस देखती हैं, लोग आपके पास आते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखती हैं, क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमेशा से लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। हालांकि हम लोग अब हम ये कहें कि ये अभी लॉ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ एक बुकलेट है, हिदायत दी गई है इसमें। बिल्कुल, सिर्फ हिदायत है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अगर आपने इतना सोच इसको आगे तक पहुंचाया है तो आगे आगे धीरे करके इसको लॉ भी बनेगा। और ये चीज कोर्ट भी समझ गई है, लॉयर भी समझ रहे हैं और जजेस भी समझ रहे हैं कि इस पे लॉ बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस पे लॉ बनना चाहिए। और जितना सख्त से सख्त महिलाओं के प्रति इस तरह की जो मानसिक प्रताड़नाएं होती हैं उनके ऊपर वार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि असल में क्राइम का भी जो एक मेन मतलब करने का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि महिलाओं को दबाना। कभी कभी ईगो के चक्कर में जो पुरुष होते हैं सिर्फ अपनी ईगो के लिए महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं या जो रेप होता है वो करते हैं, एसिड अटैक करते हैं। वो हमें उनको जो है जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको रोकने का तभी काम हो सकता है जब इनके ऊपर लॉ बने और उनके जहन में ये बात बैठे कि अब जो है कानून सख्त हो चुके हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है संजय जी। देखिए, अभी यहीं से हमारे इस पैनल से अब इस बात की डिमांड हो रही है कि लॉ की भी जरूरत है। हालांकि मुझे लगता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं उस पर हो सकता है कि विचार हो, लेकिन वही बात संजय जी कि जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है वकीलों के लिए, तो क्या हम ये माने कि मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको वो तमाम इंस्ट्रक्शंस और उसी बुकलेट को फॉलो करना है? और सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है? देखिए, दो चीजें आपने पूछी। पहला कि मैंडेटरी हो जाएगा, फॉलो होना और लोग फॉलो करेंगे। मैं बहुत पॉजिटिव हूं। मुझे ऐसा लगता है, देखिए आपके ऊपर 3-3, 4-4 नजरें रखी जाएंगी। अगर जज फॉलो नहीं करता है तो लॉयर्स कह सकते हैं। तो ये हार्मोनियस काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर। अगर मैं बोल रहा हूं और मैंने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया, जज मुझे टोक सकते हैं। मेरे इधर साइड से दूसरी साइड से जो दूसरे ओर से अधिवक्ता आ रहे हैं वो मुझे टोक सकते हैं। मेरा क्लाइंट मेरे पीछे खड़ा है वो मुझे टोक सकता है। तो बहुत जो है चेक्स हैं इसमें, पहली चीज। दूसरा, क्या मुश्किलें आएंगी वो निश्चित तौर पे जरूर ये बात वैलिड है कि कोई डिटरेंट नहीं है, लेकिन डिटरेंट ना होना अपने आप में, मैं बताता हूं कैसे डिटरेंट होगा। अगर कोई लॉयर इस तरह का शब्दावली का यूज करेगा तो जज अपने ऑर्डर में लिख सकता है कि देखिए मैंने हमारे समझाने के बाद भी जो है पत्रावली में या उसमें लॉयर साहिबान ने इसका इस्तेमाल किया। तो क्रिटिसिज्म होगा, निश्चित तौर पे ये एक डेटरेंट के तौर पे भी आएगा, स्लोली ग्रेजुअली। और सुप्रीम कोर्ट की बात कही हुई सारे न्यायालयों को मान्य है, सब लोग उनसे, मैं तो यूं कहूंगा कि बाध्य भी है और वो इस चीज को फॉलो करेंगे। जिस तरीके का जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है, दैट ऑल्सो एड ऑन टू इट। हमें कोई चीज जब दी जाती है तो हम पढ़ते हैं और वो लोग मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे इसको पढ़ेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और आगे बढ़ते बढ़ते देखते चलिए, हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी में चल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब बिल्कुल कोई बराबरी में से बहुत मुश्किल होगा एक भी तनिक चीज भी निकालना। यानी आगे चलकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इस पर लॉ भी आए। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, लॉ आना क्यों नहीं, अगर इसी चीज का रिपीटेशन होगा, इसको नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, तो लॉ भी आ सकता है। और लॉ दो तरीके से आ सकता है, या तो हमारे लेजिस्लेचर पास करे, वो डिफिकल्ट है। तो मुझे ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी नेक्स्ट ऑर्डर में इस तरह का प्रभावशील लॉ भी बना दे। और जो या फिर ऐसा कोई ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से आए जो एटलीस्ट ये बताए, क्योंकि प्रज्ञा जी मैं आपसे जवाब चाहूंगी, जो एटलीस्ट ये बताए कि ये शब्दावली इस्तेमाल करने के लिए आप बाध्य हैं और आपको एक तरीके से इसको इस्तेमाल करना ही होगा। प्रज्ञा जी।
मैम देखिए, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान लैंडमार्क केस है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे, तो एज सच कोर्ट के माध्यम से इस केस में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की थी, जहां बोला गया था या आइडेंटिफाई किया गया था कि सेक्सुअल हरासमेंट आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। और वो एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसने काफी डिटेल में बताया कि पॉश गाइडलाइंस क्या होती हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी क्या होती है, एक्सटर्नल मेंबर क्या होता है, यदि किसी भी वर्क प्लेस पे इस तरीके के एक्ट्स होते हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या सेक्सुअल ओवरटोन्स, तो उसे हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब उसका फायदा आप ये सोचिए कि इतना पुराना ये केस लॉ आया है, ये लैंडमार्क जजमेंट, लेकिन एज सच उस जुडिशियल प्रेसिडेंट की वजह से ये कानून बन गया है। पॉश की गाइडलाइंस अभी भी हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यदि सो एंड सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है तो वो बाध्य हैं कि उनको ये किया जाता है। यदि आप उसको वायलेट करते हैं तो लेबर कोर्ट में आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है, सिविल रेमेडीज तो है ही। तो आप यही सोचिए, जब एक वो छोटा सा कानून जिसने लैंडमार्क जजमेंट के माध्यम से एक प्रॉपर हमें लॉ दे दिया, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव एफर्मेटिव स्टेप है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी एक पर्टिकुलर लॉ में किसी पर्टिकुलर लैंडमार्क केस में और सब्सटैंशिएट करके और एक्सप्लेनेटरी वे से शायद ये आगे के लिए इट विल पेव अ वे अहेड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि एक जो सकारात्मक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को जारी किया है, ये आगे एक लॉ ऑफ द लैंड बनेंगी और लोगों को इन वे कंपेल किया जाएगा कि वो अपना दृष्टिकोण और अपने बोलने का तरीका औरतों के प्रति चेंज करे। एक सिंपल सी बात है कि चाहे अनवेड मदर हो, चाहे कुछ हो, वो एक मदर है, वो एक बच्चे का भरण पोषण करती है। चाहे ड्यूटीफुल वाइफ हो, चाहे ओबीडियंट वाइफ हो, चाहे नॉटी वाइफ हो, एट द एंड ऑफ द डे शी इज अ वाइफ। पर वो कैसी है, वो गलत है या सही है, ये मेरिट्स पे कोर्ट डिसाइड करता है। कैरेक्टर असैसिनेशन का इजाजत नहीं दी जाएगी। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा उम्दा स्टेप है। प्रज्ञा जी, एक और चीज जो मैं चाहूंगी कि उसको भी थोड़ा क्लियर कीजिए। अभी फिलहाल बुकलेट में जितने शब्दों को मेंशन किया गया है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका दायरा आगे जाकर और भी बढ़ सकता है, हो सकता है कि इस डिक्शनरी में और भी ज्यादा वर्ड्स को जोड़ा जाए आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये शब्द मुझे लगता है कि एग्जॉस्टिव नहीं है। ये यहाँ पे बोला, ये क्लियरली यही है कि इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। जैसे जैसे समय बदलेगा इसमें नए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप मुझसे पूछिए, मैंने इसे क्रिटिकल एनालिसिस किया, अभी भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे कहते हैं स्लट या प्रोस्टिट्यूट। ये प्रोस्टिट्यूट को आप सेक्सुअल वर्कर्स भी कह सकते हैं। बाहर के देश में सेक्सुअल वर्कर्स जरूरी नहीं है हर कोई स्वेच्छा से ये काम कर रहा हो, दे आर सेक्स वर्कर्स फॉर विच जिनके लिए इनको पे किया जाता है। या जैसे शब्द है स्लट, जो एक औरत का, या सिडक्ट्रेस, ये हम आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। अरे ये औरत तो रंभा जैसी है, दूसरे को लुभाती है। तो इन शब्दों को आप चास्टिटी के ऊपर एक प्रश्न वो उठा रहे हैं, जो मुझे लगता है इन शब्दों को भी इसके बदले बोला गया है गाइडलाइन में कि आप वुमन यूज करिए। मेरा मानना है कि ये बहुत ही आर्केइक और ऑब्सोलीट शब्द हैं, इन शब्दों को ही हटा देना चाहिए। ये अच्छे शब्द नहीं है जो ऑब्जेक्टिफाई करें, क्योंकि इसकी रेगुलर अगर आप हम लाइफ में देखें, दैनंदिन अपनी चीजों में देखें, तो औरतें इस चीज पे बहुत सफर करती है। तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। आगे आई एम श्योर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वोकैबुलरी में लगता है बदलाव की जरूरत है, उनको लाया जाएगा। राह अभी लंबी है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और बहुत ही कॉन्शियस अवेकनिंग के साथ लॉयर्स को, जजेस को, को काउंसिल्स को आपस में टोकना चाहिए, आपस में प्रेरित करना चाहिए कि कोई भी अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो ऑब्सोलीट है, उनको वहीं पे टोके और वहीं पे चेंज लाए। चेंज बिगिंस एट होम। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास है। आगे हाँ संजय जी, ये हालांकि जो डिक्शनरी है ये एक तरीके से लॉयर्स को या फिर जजेस को, उनके लिए भी एक तरीके से कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इशारा किधर है कोर्ट का सीधे तौर पर? कौन कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां पर कंसर्न की जरूरत है, जिसमें हम लोग तो कम से कम मानते हैं कि मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो एटलीस्ट कोर्ट की तरफ से डिक्शनरी आई है उसको फॉलो किया जाए, लेकिन और कौन कौन से क्षेत्र इसके साथ जुड़ जाते हैं? देखिए, जब ये अवलोकन आरंभ हुआ था तब हमने देखा था कि कई ऐसे जजमेंट्स हैं और इस डिक्शनरी, इस हैंडबुक में भी उनका स्पॉट मेंशन है, जबकि ब्रॉडली कोर्ट ने ये कहा है कि पुराने किसी भी जजमेंट को हम
छेड़ नहीं रहे हैं, उस पर कोई भी हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराने जजमेंट्स में ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। एक एक शब्द, ये 40 शब्द जो यहाँ पे, या शब्दों का समूह जिसे आप कह रहे हैं, या शब्द स्पेसिफिकली, वो सब के सब पिछले निर्णयों में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये एक बेस तो वो है। और संभवतः जो प्लीडिंग्स होती हैं लॉयर्स की, प्लीडिंग्स का अर्थ है जहां पे हम लिख के कोई प्लेंट बनाते हैं या कंप्लेंट बनाते हैं, तो हम उसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको अब ये एक रिस्ट्रेन रखना होगा कि ये जो शब्द हैं इनका स्वरूप अब बदलना है। वो स्वरूप में जो आप लिखते आ रहे हैं उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो सही स्वरूप नहीं है। किसी तरीके से उसका जो प्रभाव है वो वुमेन की डिग्निटी पे है, और ये इसको बहुत स्पष्ट रूप से इस हैंडबुक में कहा गया है। जजेस के लिए उन्होंने कहा है कि ये जजमेंट्स में इस्तेमाल हुआ है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, वी आर नॉट रिमूविंग देम, वी आर नॉट एक्सपेंजिंग देम, बट वी आर जस्ट टेलिंग यू, माइंड इट, लेट अस नॉट यूज इट। This is what is the crux of this. ये मैं वही बात कर रही थी संजय जी की, इसका दायरा सिर्फ आप लोगों तक ही, एडवोकेट्स तक, जजेस तक ही सीमित है, या फिर हम ये कहें कि कोई और क्षेत्र भी इसके साथ जुड़ जाता है? क्योंकि अगर समाज में चेंज लाना है तो जाहिर सी बात है कि इसको हर तबके के लोगों को फॉलो करना होगा। इनफैक्ट हमारी रोजमर्रा की बोलचाल में भी हमें इसी को इस्तेमाल करना होगा। देखिए, जो ये बुकलेट है ये तो यही कहती है कि ये जुडिशरी से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बनी है, लेकिन संभवतः इसका इफेक्ट जो मासेस हैं उन पे भी आएगा, और वो लोग भी इसको, और वो जिसकी मुझे लगता है कि आज आवश्यकता, और जिस पे प्रियंका जी ने बड़ी राइटली और आपने बहुत जोर से कहा कि लॉ की आवश्यकता है, तो लॉ आने के बाद तो सब लोग कवर हो जाएंगे, लेकिन अभी संभवतः हैंडबुक जो है वो सिर्फ न्यायपालिका से संबंधित लोग। बिल्कुल, इसी का एक जवाब प्रज्ञा जी आपसे ले लेती हूँ। मैम, मेरा कहना ये है कि जैसे जो 3 डिफरेंट विंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो जुडिशरी ने ये एक अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन चूंकि ये हैंडबुक सिर्फ लॉयर्स के लिए और जजेस के लिए है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव भाव नहीं है, जिसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने बोला है, रेट्रोस्पेक्टिव भाव नहीं है, यानी कि आगे से जो केसेस आएंगे, आगे जो वर्डिक्ट्स पास होंगे जजेस द्वारा, या जो जिरह की जाएगी, या जिस तरीके से पिटिशंस ड्राफ्ट की जाएंगी, उसमें सही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये एज ऑफ नाउ हैंडबुक सिर्फ जुडिशियल लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये शब्द आम जीवन में या रोजमर्रा के जीवन में या कॉमन पार्लेंस में इतने ज्यादा और रेगुलरली यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अप्रोच दोनों अप्लाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि लेजिस्लेचर साइड या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी इस तरीके की हैंडबुक्स यूज होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। बेशक मानसिकता पे प्रहार हो और उनको समझ में आए कि ये शब्द सही नहीं है। माँ एक माँ होती है, चाहे वो अनब्याही माँ हो, चाहे वो शादीशुदा हो। वक्त अभी इतना ही है। आप दोनों हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।